एक दिन मुझे लाल कपड़ा मिला, मैंने कहा मैं इसकी चड्डी बनवाऊंगी। भैया ने कहा मैं बड़ा हूँ, मैं बनवाऊंगा। जफर भाई बोले कि नहीं, मैं ये कपड़ा मेरे बिल्कुल फिट आएगा। ऐसे फूट पड़ गई, मैं रोती रोती आई और मैंने मम्मी से राज साझा किया। मैंने कहा मम्मी, कपड़ा मैंने ढूंढा, चड्डी किसकी बनेगी बताओ। तो ये मम्मी बोली ये कौन सा कपड़ा है, कहाँ जाते तुम लोग? कट्टू, तीनों लाइन में खड़े हैं, थर्ड 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 चाटे पड़ रहे हैं। अब मैं ये सोच रही हूँ मेरी तो गलती नहीं, मेरा तो इन्होंने वो कर लिया। नारियल भी फोड़ के एक दिन मम्मी को खिला दिया। बाद में बताइए कि तुम लोग। हाँ, फिर मम्मी ने कहा तुम्हें मालूम है वो लाल कपड़ा क्या था? और मैं जाके वहां पे जो कोयला मिलता था उससे बात मारी थी मैं अच्छे से। उन्होंने कहा वहां मुर्दे जलाए जाते, उनका नारियल, उनका कपड़ा, उनका कोयला। मैं लिख के लाई थी, कुछ पढ़ना था इनकी किताब का एक हिस्सा, बट इसके दो बड़े जो मेन किरदार थे इस चैप्टर के, रघु भाई और सीमा दीदी, उन्होंने अपनी कहानी खुद ही सुना दी है, लाल चड्डी वाली। तो मुझे लगता है कि वो बहुत मजेदार थी, इसको रहने देते। मैं परेश जी से कह रहा था यहाँ तो सब लोग इतना अच्छा बोल रहे हैं, हम क्या बोलेंगे। सब इतना अच्छा संवाद बोल रहे हैं, बड़ा मुश्किल है। चीफ गेस्ट आ गए अन्नू कपूर जी, नहीं आए? सीमा जी को मैं बहुत अच्छी तरह नहीं जानता हूँ, और फिर भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अभी मैं इनको देख के मुझे लग रहा था कि इनके चेहरे का ग्राफ चेंज ही नहीं हुआ, क्योंकि आपके अंदर जो खूबसूरती है वो आपके चेहरे पर हमेशा बरकरार रही है पिछले बहुत सारे सालों से। ये परिवार ही कमाल का है, ये कपूर परिवार कमाल का है। ये सामने वाले को इतना छोटा मतलब अपने ज्ञान से महसूस कराते हैं। इनके हर टॉपिक पे इनको सब कुछ पता है, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो फिलॉसफी हो, चाहे वो साइंस हो। रंजीत भाई, अनु, आप सब लोग इतना अच्छा, गुरुशा आप कितना अच्छा आप लाइफ को जानते हैं और कितना अच्छा समझते हैं। और उसकी खासियत ये है कि आपके माता पिता और आपका, मैं ये पैम्फलेट पढ़ रहा था, और कितना अच्छा आपने अपनी मौसी की लास्ट मोमेंट्स के बारे में लिखा है। आपने किताब एक फिल्म के हिसाब से लिखी है। इंसान किताब पढ़ेगा लेकिन उनको एक फिल्म नजर आएगी, और ये खूबसूरती बहुत कम लोगों में होती है, बहुत कम राइटर्स में होती है, बहुत कम इंसानों में होती है। क्योंकि जो आप महसूस करती हैं उसको इतनी अच्छे तरीके से तभी लिख सकती हैं क्योंकि आपके अंदर एक सच है, और सच को सच बनाने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है, एक जो सच बोल सके, जो सच, दूसरा जो सच सुन सके। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। हम चाहे मिलते नहीं हैं लेकिन मेरे मन में आपके लिए बहुत इज्जत है। आपके काम के लिए, आपकी शिद्दत के लिए, जिस शिद्दत से आप काम करती हैं और जिस शिद्दत से आप जिंदगी जीती हैं, वो बहुत प्रेरणात्मक है, और उससे मैं प्रेरणा लेता हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज यहाँ आया हूँ, और आपको मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आपको बेटा म्यूजिक के बगैर भी अच्छा बोल रहा हूँ, फिक्र मत करो। म्यूजिक से मोनोटनस हो रहा है मामला। यूं गुजरी है अब तलक, आगे भी बहुत अच्छी गुजरेगी, बहुत अच्छी गुजरेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, धन्यवाद मम्मी जी, खुशबू जी, नमस्ते। उधर वो घर से निकल पड़े हैं, यहाँ मेरा दम निकल रहा है। कहाँ दगा दे रही है किस्मत, वो आ रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। क्या बात, आप मौजूद से अच्छा शेर नहीं सुना सकते थे।
मुकाम पे लाई है नाकामी मुझको, कुछ ऐसे मुकाम पे लाई है नाकामी मुझको जहां से अक्सर हौसले जवान होते हैं। आइए बोनी साहब, वेलकम जी, तशरीफ रखिए। मेरा भाषण समाप्त हो गया, इतना बढ़िया भाषण। तो बोला नहीं जा रहा बेटा। गुड्डू, तो गुड्डू जानता हूँ, गुड्डू। और सच करूं, मेरी खुश नसीबी कि मैं बाबूजी की नाटक कंपनी में गया। मैं तो देहाती आदमी, गांव का बिल्कुल बज्जर देहाती, बुंदेलखंड जबलपुर का, वहां का। और मैं घर से भाग के आया था और अभी गुड्डो ने कहा कि बाबूजी किसी को ना नहीं करते थे, कोई भी आ जाए। और मैं बिल्कुल देहाती आदमी, और मैं एक दोस्त के साथ घर से भागा था। और जब नाटक कंपनी में पहुंचा ना, तो हमने पहले दिन नाटक कंपनी देखी, वो पारसी थिएटर लफ्ज भी हमने पहली दफा सुना। तो देखा तो जो मेरे जिसके साथ मैं घर से भागा था वो प्रोफेशनल भगोड़ा था। वो हर महीने में 2-3 बार भाग जाता था। तो हुआ ये था कि मैं हायर सेकेंडरी फेल हो रहा था, तो फेल होने की शर्मिंदगी से मैं मेरे नाना जी ने एक स्कूल बनाया, लक्ष्मी नारायण यादव विद्या भवन। लक्ष्मी नारायण मेरे सगे मामा हैं, तो उनको पागल कुत्ते ने काट दिया था, उससे उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी मर गए थे। और उनकी स्मृति में वो स्कूल बनवाया गया था। तो उसी में मेरी पढ़ाई, और मुझे साइंस दिलवा दी। अब मैं मैं बचपन में गाना वाना गाता था ऐसे ही, तो किशोर के, कुछ किशोर कुमार के, और ये सब करते करते साइंस दिलवा दी कि नौकरी अच्छी लग जाएगी, फिर शादी कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो हुआ ये कि हायर सेकेंडरी फेल हो गया। फेल हुआ तो फेल अभी पता नहीं, एक दिन बाद में रिजल्ट आने वाला है। तो उससे एक दिन बाद मुझे पता लग गया था कि फेल होने वाला। तो मैं शर्मिंदगी में बैठा हुआ अपने वही स्कूल के सामने, एक आम का पेड़ था, पेड़ के नीचे बैठा हुआ, तो प्रोफेशनल भगोड़ा आ गया, नरेश कुमार सूरी। वो आया कि तो क्यों बैठे हो? मैंने कहा यार क्या बताऊं, कल फेल हो जाऊं, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही, करूं क्या? तो कहने लगे कि करो क्या? तो मेरे समझ नहीं आया। मैं सोचा घर छोड़ के चला जाऊं। कहता भागोगे? मैंने कहा हम भागते। भाई साहब उसका साथ मिल गया, मैं भाग गया। पहली दफा मैं ट्रेन में बैठा उसके साथ में, और पता ही नहीं था। नाश्ता भी कहते ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट का मुझे मतलब ही नहीं पता, ब्रेकफास्ट होता क्या है। हम तो कलेवा करते थे कि कलेवा और नाश्ता होता था, ब्रेकफास्ट का हमें पता नहीं। तो उसने मुझे ब्रेकफास्ट करवाया उधर, तो वो किया। उसके बाद किसी तरह हम वहां ललितपुर पहुंचे। ललितपुर में ये बाबूजी की नाटक कंपनी लगी, भोपाल थिएटर कंपनी। थिएटर लफ्ज मैंने पहली दफा पढ़ा और समझ नहीं आया कि ये थिएटर होता क्या। फिर हमने नाटक देखा तो एक गंजे से हरि भाई थे, वो हीरो बने हुए, उनके साथ ही बड़ी खूबसूरत थी लड़की, वो नागिन नाटक चल रहा था, वो हीरोइन बनी हुई और नाच रही। मुझे बड़ी शर्म आ रही कि गंजे आदमी के साथ कैसे नाच रही है, क्या मैंने कभी देखा ही नहीं था। खैर जी, वो नाटक किसी तरह 2.5 रुपए का टिकट लेके हमने देखा था, और हम बस स्टैंड पे सो गए। और उसके बाद दूसरे दिन उसके फूफा जी ललितपुर में रहते थे, हम वहाँ गए। उनके कत्था का कारोबार था, 2-3 दिन वहाँ रहे। अब वो प्रोफेशनल भगोड़ा, उसको भागने की आदत थी। वो छत पे मुझे सोता हुआ फिर भाग गया। मैं फिर अकेला बचा। अब मैं क्या करूं? तो मैं सीधा पहुंचा नाटक कंपनी में, तो बाबूजी बैठे हुए थे और भी लोग थे वहां पर। तो सब बैठे हुए, पहली मुलाकात थिएटर में मेरा वहां, और सारे लोग वहाँ, हारमोनियम मास्टर ये सब लोग बैठे हुए। तो मैं पहुंच गया। तो एक किशन नाम का लड़का था वहाँ जो कॉमेडियन था, वो लेके गया था एक्चुअली, उससे मैंने कह दिया था, तो ले गया, बाबूजी से मिलवाया। बाबूजी बैठे हुए, तो उसने बताया कि ये ऐसा ऐसा है, और ये इसके साथ जो आया था वो भाग गया, वो अकेला बच्चे, समझ नहीं आ रहा इसको क्या करूं। तो बाबूजी ने मुझसे पूछा बेटा करते क्या? मैंने कहा गाना गा लेता हूँ। तो उन्होंने कहा सुनाओ। तो मैंने सुना दिया। मैंने उनको गजल सुना दी। मुझे लगे गजल सुनाएंगे। अब मैं तो गा दी उनको कि बदली
तेरी नजर तो नजारे बदल गए, ये चांदनी ये चांद सितारे बदल गए। लहरों से पूछ लीजिए साहिल भी है गवाह, कश्ती मेरी डुबो के धारे बदल गए, कश्ती मेरी डुबो के। तो कहने लगे बेटा गाते तो सुरीला हो लेकिन तुम्हारा तलफ़ुज़ बड़ा खराब है। तो मैंने उनसे कहा कि जी तबले पे गाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। अब मुझे लगा कि तलफ़ुज़ तबले से कोई ताल्लुक होगा। बाबूजी मुस्कुराए और कहा कि बेटा तलफ़ुज़ का मतलब उच्चारण होता है। तो मैंने कहा हाँ वही वही। तो कहते क्या वही वही, अभी तो तुम तबला कह रहे थे। तो मैंने कहा बाबूजी किसी तरह भर्ती कर लीजिए, मैं अपना तलफ़ुज़ ठीक कर लूंगा। तो भाई साहब बाबूजी ने 2 रुपये 50 पैसे में बड़े खुश हुए। उन्होंने 2 रुपये 50 पैसे में मुझे रख लिया, इस तबले वाले आदमी को, और रखा। और उसके बाद फिर मैं बस, और यही बात बाबूजी हमेशा सबसे बताते रहते थे कि ये। और फिर मैं पहले गाना गाता रहा, उसके बाद फिर मुझे ये लगा, फिर वो शर्मिंदगी जो तलफ़ुज़ का मतलब जो उन्होंने बताया, बेटा तलफ़ुज़ का मतलब उच्चारण होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है। तो हमने कहा नहीं ठीक करेंगे। तो फिर मैंने ठीक किया। फिर मैंने बाबूजी ने मुझे फिर उर्दू लिखनी पढ़नी सिखा दी। फिर मैंने वहाँ उर्दू लिखनी पढ़नी सीखी और मैंने अपना तबला ठीक कर लिया। अच्छा एक्चुअली था ये कि मैं बेताला भी था, तो मुझे लगा बेताला हूं तो तबले वाली बात कुछ हुई होगी। तो मुझे क्या मालूम तलफ़ुज़ का मतलब तबला नहीं होता, कुछ और होता है। खैर जी रहे, और फिर वहां रहे और हम ललितपुर, टीकमगढ़, जतारा, मऊरानीपुर में मुझे गुड्डो मिली, मेरी बहना। आज भी मैं से सीमा कभी नहीं कह पाए, मैं गुड्डो ही कहता हूँ कि छोटी सी थी और इसने मुझे डांट भी बहुत पड़वाई, मार भी पड़वाई, मम्मी से पिटवाया इसने, क्यों? उसकी हंसी की वजह से। तो वो सही कह रहे थे अभी रूमी भाई कि कभी इसके दांत हमेशा दिखाई देते हैं, और मुझे मेरे भी दिखा देती थी। तो मैं इसकी हंसी, मैं 2-3 बात इसकी बताऊंगा कि अभी इसने बड़ा इमोशनल कर दिया मुझे। तो अभी मैं बताता हूँ कि इसने कैसे मुझे पिटवाया है। और एक तो मम्मी से पिटवाती तो मैं बाबूजी के पास चला जाता, तो बाबूजी जब गुस्सा होता तो मम्मी के पास चला जाता और लेके यही जाती थी गुड्डो। क्या हुआ कि एक तो हम दोनों काले थे, हम दोनों काले हैं, और ये मुझे आइडिया दे कि भैया साबुन से नहाएंगे ना, और हम ताल में कंपनी लगी हुई, और वहां से करीब डेढ़ घंटा लगता था। हम लोग चंबल नदी थी वहां जाते थे, मैं था, गुड्डो और जफर संजय, हम तीनों जाया करते थे। तो बस एक तो भूखे रहते तो वहां रोटी तो मिलती नहीं थी, कुछ 8 आने 10 आने या कुछ जो मिलता था उसी का हम कुछ ले जाते थे, और वहीं चंबल 1-1.5 घंटे पहुंचते तो वहीं नहाते रहते थे, और एक साबुन की बट्टा खरीद लेते थे। उन दिनों हंसिया छाप साबुन था, हंसिया छाप और बूट छाप साबुन है। तो हंसिया छाप साबुन, एक वहां ऐड चलता था, हंसिया खूब चला भाई, हंसिया खूब चला। तो हम लोग हंसिया छाप साबुन ही याद था। और उसकी खास बात यह कि हंसिया छाप साबुन जब मैल को काट देता है, मतलब मैल काटने के लिए हंसिया की तरह मैल काट देता है। तो ये गुड्डो मुझे ले जाकर भैया हंसिया साबुन से नहाएंगे हम लोग। अब जाके वहां रगड़ के एक बट्टा ले जाते थे, आधे से कपड़े धोते थे और आधे से नहाते थे, और नहाने के पहले सूखने भी सुखाने के लिए भी बैठ जाते थे कि अच्छा सा जज्ब हो जाए अंदर। और वो ऐसा जज्ब होता था कि जब नहाते तो खुजली होती थी, पूरा फट जाता था, पूरा का पूरा फटा रहता था, और ऊपर से सरसों का तेल लगा लेते थे, तो छटपटाते रहते तो बड़े किसी तरह वहां से नहा धो के और ज्यादा काले होते चले जाते। फिर हम
हमने साबुन बदल दिया, अरे फिर बूट शाप साबुन खरीदा और उससे भी कम भागा तो उससे भी जालिम। वो तो छूटता ही नहीं था, नहा दे रहे वो निकलता ही नहीं था, पता नहीं कैसा साबुन था। और होता ये था कि फिर हुआ ये कि वहां पे क्या है कि हम लोग हैं हाँ बता दो मैं बताती हूँ कि वो जो नदी पे जाते थे हम लोग नहाने, एक तो वो नदी बली लेती और हम लोग छुप के मम्मी से जाते थे क्योंकि उन्होंने कहा था कि नहीं। अब वहां पे नदी के किनारे मैं क्या करती थी कि ये लोग तेजी से तेज धार में चले जाते थे, मैं किनारे तैरती रहती थी। एक दिन मुझे ना वहां नारियल मिलाए, भूखे होते थे हम। मैंने कहा भैया नारियल तू मत छूना, तू नहीं छुएगी, मैं जादू करूंगा। हमें भी लगता था कुछ, इन्हें ज्यादा खा रहा था ना, तो ये थू 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 करके इन्होंने नारियल फोड़ा और हम लोगों ने खाया। अब उसके बाद डेली हम लोग नारियल ज्यादा ढूंढते थे बनिस्बत नहाने के। एक दिन मुझे लाल कपड़ा मिला, मैंने कहा मैं इसकी चड्डी बनवाऊंगी। भैया ने कहा मैं बड़ा हूं, मैं बनवाऊंगा। अब पहले तो हमारी एकता थी, मम्मी से डर के हम लोग जो छुप के जाते थे, मैं रात की रोटियां बांध लेती थी। जफर भाई बोले कि नहीं, मैं ये कपड़ा मेरे बिल्कुल फिट आएगा। ऐसे फूट पड़ गई, मैं रोती रोती आई और मैंने मम्मी से राज साझा किया। मैंने कहा मम्मी कपड़ा मैंने ढूंढा, चड्डी किसकी बनेगी बताओ। तो ये मम्मी बोली ये कौन सा कपड़ा है, कहाँ जाते तुम लोग? कट्टू तीनों लाइन में खड़े हैं, थर्ड 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 चाटे पड़ रहे हैं। अब मैं ये सोच रही मेरी तो गलती नहीं, मेरा तो इन्होंने वो कर लिया। तो ये भैया जो है ना मेरे वो कर रहे हैं ना, काली थी लेकिन वो नारियल भी फोड़ के एक दिन मम्मी को खिला दिया। बाद में बताइए कि तुम लोगों का फिर मम्मी ने कहा तुम्हें मालूम है वो लाल कपड़ा क्या था? और मैं जाके वहां पे जो कोयला मिलता था उससे दांत मारी थी अच्छे से। उन्होंने कहा वहां मुर्दे जलाए जाते, उनका नारियल, उनका कपड़ा, उनका कोयला। तो ये थी। अब ये हंसने में भी पिटवाया है इसने। हम भवानी मंडी वहां थे तो मम्मी दोनों को साथ ले जाती थी, कहते चल बेटा वहां कहीं जाना, किसी मेहमान के वहां। मुझे और इसको भी ले ले, गुड्डू बोलने को उसको ले जाएगी, गुड्डू को ले नहीं, तुम दोनों चलो। और अच्छा गुड्डो को संभालने के लिए मुझे ले जाती थी और मुझे संभालने को गुड्डो को ले जाती थी, इसलिए कि हम कुछ भी देख ले और हंसी आ जाती थी। और ये ऐसा हंसती है, कसम से ऐसा हंसती है कि मुर्दे भी हंस के उठ के खड़े हो जाते हैं। ऐसा तो जान ले मारती है। ऐसे दबा इतना करते हुए हालत खराब। तो हम एक गए हम लोग, तो मम्मी ने एक तरफ मुझे बिठाया और एक तरफ इसे बिठाया, तुम लोग दोनों साथ बैठते तो हंसते हो। तो मम्मी पीछे बैठी हुई था। अब उनकी एक बेटी थी जो उसको बुलाया कि हमारी बेटी बड़ा अच्छा गाती है। क्या गाती है? मम्मी ने पूछा क्या गाती है, तो कहती है जाने कारे बदला। कहती है ये कर दिया तुमने, कहाँ रुकने वाला, मैंने और भी कर दिया। अब दोनों रोक के गए, अपनी हंसी यूं पकड़ के और ये गाल दांतों में दबा दबा के हम अधमरे हो गए सर यहाँ, और हंसी नहीं रुक रही। अब वो लड़की वो भी गाना ऐसे गा रही जैसे चाय पी रही हो। जाने कारे बदला
वो है ऐसे बुद्धू के साथ क्या वहीं जाके रो। उसके बाद मम्मी ने आकर उसमें किसी तरह हम समेट के बाहर निकले और रास्ते भर जो डांटा है हम लोगों को चाह ये पता नहीं ये आ गई थी, पिटता में ही था। तो ऐसे इसने बहुत बहुत पिटवाया है मुझे। एक और मैं बताना चाहता हूँ भैया, उसमें कहा है अन्नू शामिल है उसमें। इन्होंने अन्नू एक गाना नया नया इसने सीखा। अन्नू बहुत कम आता था, हम लोग ज्यादा, तो अन्नू बहुत कम इसमें आता था। तो इसने एक गाना कि वो क्या रेशमा जवान हो गई। अब एक बात बता दूं, मैं सच कह रहा हूं, जो स्वाभिमान, जो सलीका जिंदगी जीने का मैंने यहीं से सीखा है। बाबूजी, मम्मी, गुड्डो, अन्नू, अगर वो ना सीखा हो तो सच बात यहाँ ना होता। सब कुछ इन्हीं का है, सच कह रहा हूँ, इन्हीं से सीखा है। मेरी जबान, मुझे बोलने का जो भी बोल पाता हूँ या कर पाता हूँ, सब यहीं से। तो काका जी तो हम बस अन्नू, गुड्डो, काका जी, हम लोग तो बस 24 घंटे लगे रहते और इन्हीं से सीखता रहता था मैं। नहीं तो मैं वही तबले वाला आदमी जिसका तबले ठीक नहीं। तो अन्नू ने एक गाना सिखा दिया मुझे। मैं ज्यादा टाइम तो नहीं ले रहा हूँ, अन्नू की बात आई तो बोलना पड़ेगा ना। तो अन्नू ने 2 गाने, एक तो वो मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरस से, एक ये था और एक ये रेशमा जवान हो गई। अरे मैंने गा दिया वो गाना, मुझे 1 रुपया इनाम मिल गया। तो अन्नू थोड़ा थोड़ा गाता, फिर मैंने अन्नू से पूछ के याद कर लिया कि रेशमा जवान हो गई, और मुझे समझ नहीं आया रेशमा जवान हो गई, तीर कमान हो गई, तो गा दिया मैंने। अब गाए, मुझे 1 रुपया इनाम मिल गया। तो दूसरे दिन फिर गाया, उधर पता नहीं किसने शिकायत की और मम्मी को पता लग गया। मम्मी ने सुन लिया कि रेशमा जवान ये गाना गा रहा है, रेशमा जवान हो गई है, तेरा दिमाग खराब है। तो मैंने देखा कि मैं गाना गा रहा हूँ, चिमटा लेके मेरे बगल में खड़ी हुई है। क्या नीचे उतर, मैं बताती हूँ तुझे, तेरी रेशमा को जवान करती है। अब स्टेज के बगल में, और मैंने एक अंतरा 2-3 बार दोहरा दिया, एक अंतरा के ये हटे वहां से, तो यहाँ से घूम के फिर जाके उस तरफ से खड़ी हो गई, उस तरफ से आके फिर पता नहीं कैसे वो बात संभली कि जब वो उधर गई तुम जल्दी से खत्म करके यहाँ तो पीछे फिर उन्होंने मुझे बताया कि भैया ये सब नहीं, इस तरह का तू ये सीखेगा, रेशमा जवान हो गई है, ये गाने वाले हैं। तो वहां से सलीका मिला कि भैया किस तरह के गाने गाने चाहिए, किस तरह के नहीं गाने चाहिए, किस तरह की जबान होनी चाहिए गाने की, और गाना भी सिखाती थी कैसे गाना चाहिए। मैं तो पहले क्या होता, हर तरकीब एक साथ ले जाता था, गाना गला हिला के, वो उन्होंने छुड़वाया बहुत सारी चीजें। फिर एक गाना और था कि मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे। वो गवाए तो कहते इस तरह का ये दोस्ती को जाने कौन सा गाना है, बाबूजी भी गुस्सा होते थे। तो ये पूरा जो सलीका है वो सब इन्हीं की देन है। और मेरी ये गुड्डो बस, और मैं क्या कहूँ, बहुत सारी हैं चीजें बताने के लिए, बहुत सारी बातें हैं। और 6 साल मैंने बिल्कुल खाना बदोशों की तरह वो नाटक कंपनी में रहा हूँ, और जो मुझे जीने का सलीका और जिंदगी जो वहाँ मिली, जो मजा मुझे वहाँ आया, हम ज्यादातर भूखे ही रहते थे लेकिन खूब हंसते रहते थे। जितना हंसे उस वक्त, वो हंसी अभी तक नहीं आई लौट के मेरी। तो बस यही कहना चाहूंगा। और गुड्डो, थैंक यू सो मच, तूने जो ये लिख दिया है सफरनामा, जो भी है तेरा सफर जो है जिंदगी का, और सच कुछ मैं बड़ा भावुक हो गया जब वहाँ मैं यही है वो गुड्डो जिससे मैं आज तक सीमा नहीं कह पाया। अब ऐसा लगता है कि मैं इसको सीमा दीदी कहना शुरू कर दूं। थैंक यू। आप सबको नमस्कार, और दीदी को बहुत बहुत बधाई। बहुत कम होता है ऐसा कि आप काम के वक्त किसी ऐसे से मिले जो आपको इंस्टेंटली अपना लगे। और मेरी और दीदी की मुलाकात हुई थी, हम एक शो कर रहे थे साथ में जो दीदी लिख रही थी, और जब भी कोई घबराहट होती थी, स्ट्रेस होता था, मेरी यकायक नज़र जैसे अभी भी जा रही है उधर ही जाती थी कि ये सही है, इसको सही कैसे कर सकते हैं। आई थिंक कुछ चीज़ें जो साइलेंसेस में होती हैं वो उनके लिए शब्द ज़रूरी नहीं होते। एंड मेरा शायद दीदी के साथ यही रिश्ता रहा
बहुत कम होता है कि आप मुंबई जैसे शहर में किसी को वाकई दीदी माने, और मैं ये जो यहाँ बैठी है बहुत प्यारी सी इन्हें दिल से दीदी मानती हूँ। और बहुत कम होता है बड़े हक से जाकर आप कहो कि दीदी भूख लगी है, मैं खाना खाने आ रही हूँ, और जो वो थाली पर प्यार परोसती हैं वो मुझे कभी मुंबई में नहीं देखने को मिला। बहुत ही प्यार से दिल से खिलाती हैं, एंड आई लुक फॉरवर्ड कि कब ये फ्री होंगी और कब मैं जाकर इनके हाथ का खाना खाऊं, जो ये मतलब लिटरली खिलाती हैं। इन्होंने मुझे डायरेक्ट किया है एक फिल्म में, हार्ट द वीकली बाजार, और ऐसी फीलिंग कभी आई ही नहीं कि डांट, मतलब ऐसी कुछ डांटें होती है जो आपको अच्छी लगती है, इनकी डांट वैसी हुआ करती थी जो मुझे मजा आता था डांट सुनकर। एंड आई थिंक ये रिश्ता हमेशा का है, और इनका शायद हमने ये नहीं जिक्र किया, मैं जरूर कहना चाहूँगी कि जितने भी पशु पक्षी होते हैं ना, वो इन्हें कहीं ना कहीं से ढूंढ कर आ जाते हैं। और मैं जब अपने घर पे एक पेट लेकर आई तो इनके घर जाती थी, इनके घर पे सखी नाम की एक बड़ी प्यारी सी डॉगी थी। तो मैंने ऐसे बोला, मैं कहा दीदी आपकी डॉगी का नाम मुझे बहुत पसंद है, तो मैं रख सकती हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ बेटा रख ले। तो फिर मैंने भी अपनी डॉगी का नाम सखी रखा। एंड ये कहीं ना कहीं बड़ा खूबसूरत सा रिश्ता है। तो आप जो कह रही हैं ये गुजरी जिंदगी अब तलक, बड़ी खूबसूरत गुजरी उस इंसान की जो वाकई बहुत खूबसूरत है, लिखता खूबसूरत है खूबसूरत, गाती खूबसूरत है, मतलब यू आर अ मल्टी फैसेटेड पर्सन। एंड मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं आपकी जिंदगी का अहम हिस्सा हूँ। और बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि जिस राह में आप कदम रखें आगाज़े तमन्ना हो जाए, कश्ती जो उतारे मौजों में तूफान भी किनारा हो जाए। तो मैं लिख के लाई थी, कुछ पढ़ना था इनकी किताब का एक हिस्सा, बट इसके दो बड़े जो मेन किरदार थे इस चैप्टर के, रघु भाई और सीमा दीदी, उन्होंने अपनी कहानी खुद ही सुना दी है, लाल चड्डी वाली। तो मुझे लगता है कि वो बहुत मजेदार थी, इसको रहने देते। बहुत सारा प्यार दिल से टू ऑल दीज रियल पीपल हु आर सिटिंग हियर। इट्स लवली बीइंग हियर। लव यू दीदी, थैंक यू दीदी। थैंक यू वेरी मच। तो बिल्कुल किसी भी किस्म की तैयारी नहीं है, और मैं सीमा जी को वैसे मैं उतना ज्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन जितना मैं अनु भाई को जानता हूँ, जितना काका जी को जानता हूँ, जितनी मैं कृषा को जानता हूँ, उसके ऊपर से मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि सीमा जी कौन है और क्या है। और दूसरी बात यह है कि मैंने सीमा जी के साथ थोड़ा बहुत इंटरेक्ट किया हुआ है, तो मुझे एक बात का तो पता है कि वेरी इंटेलिजेंट और जिंदगी को बिल्कुल करीब से जीने वाले, देखने वाले लोग हैं ये। बट आत्मकथा लिखना बहुत कठिन काम होता है। झूठ बोलो तो पाप लगे और सच बोलो तो आग। और आपको जरूरी होता है आत्मकथा जब लिखते हो तो प्रामाणिक होना, ऑनेस्टी के साथ, तब जाके आपकी छवि उभर के आती है, निखर के आती है। लेकिन आप जब अपने बारे में प्रामाणिक होते हो तो जिसके बारे में लिख रहे हो उसकी भी छवि उभर के आती है। तो उसके बारे में भी सोच रहा हूं, जो लक्ष्मण रेखा जो है, वो जो सीमा है, उसका पालन करना बहुत कठिन होता है किसी भी आत्मकथा को लिखते वक्त। और ये जो एलानिया टाइटल जो है, यूं गुजर गई अब तक, मैंने सारे पत्ते बिखेर दिए हैं आपने, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ। ऐसा मैं समझ सकता हूँ जिंदगी का जो भी तजुर्बा है, जो भी आपका अनुभव रहा है, जिस तरह से आपने जिंदगी को झेला है, वो सब आपने बिखेरे होंगे। मैं बिल्कुल उत्सुक हूँ ये आपकी किताब को पढ़ने के लिए। और दूसरी बात मैं यहाँ पे ये भी कह दूं कि मेरे नसीब में आप इतनी अच्छी लेखिका है। मुझे रूमी भाई बार बार कहते हैं, अनु भाई भी बार बार कहते हैं, और जो अपने खैर साहब जो बोल के गए कि पूरा फैमिली कमाल है। अनुभव के साथ तो मैंने काफी वक्त निकाला है। जब मेरी 70 किलोमीटर की राइड होती थी काकरापाड़ा से लेके बारडोली तक सरदार के टाइम, तो मैंने भी 5 घंटे का मेकअप किया हुआ रहता था। अनुभव भी सुबह 3:30 बजे से लेके जब 8 बजे गाड़ी में बैठते थे तो मैं खाली अनुभव से एक ही पूछता था, अनुभव वो जो लैला मजनू में जो डायलॉग जो था उसका क्या मतलब है? 70 किलोमीटर कहाँ खत्म हो जाते थे मुझे पता भी नहीं था। और मैं जब उतरता था इतना ज्ञान मिलता, मैंने बहुत कुछ सीखा है ऐसी संगत करके। तो मुझे यही मेरी उम्मीद है कि मैं कभी आपका कुछ लिखा हुआ मैं कुछ परफॉर्म कर सकूं
फिल्मों में, तो ये क्योंकि मैं तो उसी तरह से वो क्या कहते, यही मेरी अभिव्यक्ति रहेगी। थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। बहुत ही खूबसूरत ये पल है। और चूंकि अभी फूलों का आदान प्रदान हो रहा था और अब पुस्तक का विमोचन हो रहा है, तो मुझे कुछ दो शब्द याद आ रहे हैं जो इस पल के लिए मैं कहना चाहूंगी। बहुत ही यादगार ये पल है कि यहाँ पर फूलों को रखा है खुशबू महकाने के लिए, यहाँ पर फूलों को रखा है खुशबू महकाने के लिए, परंतु इस पुस्तक की खुशबू ने पूरे महफिल को ही इत्रालय बना दिया। आप सबको नमस्कार। सीमा जी को बधाई। अभी इतने लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी बातें की, इतने अच्छे किस्से सुनाए। मैं कुछ अंदर से जल सड़ रहा था कि मेरे पास ये किस्से क्यों नहीं है। मैं इतने देर के बाद क्यों सीमा जी को मिला। पर जब भी मिला मुझे ऐसा लगता है मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इनसे मिला। मेरी बेटी जानवी को एक्टर बनना था, तो मेरी पत्नी को ऐसा लगता था उनका तबला ठीक नहीं, मतलब तलफ्फुज़ ठीक नहीं है। तो उनको तबला सिखाना, बजाना कौन सिखाएगा, मतलब हिंदी सही बोलना कौन सिखाएगा। तो खैर मैं इनको उस वक्त जानता नहीं था। मैंने रूमी भाई से फोन किया, उन्होंने कहा कुछ तबले का बंदोबस्त करो। तो रूमी जी ने कहा सीमा जी हैं, वो रंजीत और अन्नू की बहन है। मुझे इनका उस वक्त पता नहीं था कि भाई एक और भाई एग्जिस्ट करता है। मैंने रंजीत साहब के साथ भी काम किया है, अन्नू जी के साथ भी काम किया है, और अभी इंटरेक्शन कई सालों से सीमा जी के साथ है। आई फील आई हैव एनरिच्ड माई सेल्फ बाय ओनली बीइंग एसोसिएटेड विद देम। मेरी बेटी आज आ नहीं पाई क्योंकि उनकी शूटिंग थी, और कल जब परसों मैंने कहा एक वीडियो बाइट बना लो, तो शी सेड आई एम डूइंग सच एन इमोशनल सीन डैड कि मैं ठीक बोल नहीं पाऊंगी और मेरा मेकअप भी कुछ उल्टा सीधा है। शूटिंग उनकी 2 से 2 की थी, तो 2 की जगह 6 बजे पैकअप होती थी। तो होता ये था जब मैं घर से निकलता था वो सोई रहती थी। तो मेरे ख्याल में वो बाइट रह गई, या हो सकता है आज आ जाए, कल आ जाए, जब उनका शूट खत्म हो जाए। पर अंदर से उसको तकलीफ जरूर हो रही थी कि कुछ कर नहीं पाई, ना आ पाई और ना कुछ वीडियो वाइट दे पाई। आज मेरी छोटी बेटी की भी फिल्म का शो है, शायद वहाँ पे भी आ नहीं पाएगी क्योंकि वो इमोशनल तबले वाला सीन कर रही है जिसमें डायलॉग आता है। तो अपने लाइनें याद कर रही है और फिर तैयारी में लगी थी। आज मैं समझता हूँ अगर जानवी और खुशी का तबला सही है तो इनके बदौलत है। अन्नू जी ने मेरे बारे में कुछ कहा और मुझे इस चीज का एहसास पहले भी नहीं था। एक दो बार पहले भी ये मुझे सुना चुके, मुझे एहसास कभी नहीं था कि मैंने कुछ किया है इनके लिए। मुझे तो ये पता था एक टैलेंटेड एक्टर है। एक हमने प्ले देखा था पृथ्वी में, एक रुका हुआ फैसला। उसके बाद जावेद साहब ने कहा कि पूरे जो 12 कलाकार थे उनमें से अन्नू जी भी, एम आई राइट अन्नू जी? ईशा जी को मैं रंजीत के साथ ही मिला था। जी हाँ, जी हाँ। रंजीत साहब ने जैसे तबला बजाना सीमा जी ने को जानवी को सिखाया, वैसे रंजीत साहब ने पंजाबी एक्सेंट में तबला बजाना अनिल को सिखाया। क्योंकि वो 7 दिन में वो प्रेम प्रताप पटियाला वाला का रोल कर रहे थे,
गुलजार साहब ने सीन लिखे थे, तो गुलजार साहब ने भी रिकॉर्ड करके दिया था, पर प्रैक्टिस करने के लिए और उसमें भी कुछ चीज़ें इम्प्रोवाइज करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट हाफ में, खैर मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, मेरा मतलब ये है कि रंजीत साहब का भी हमारे फैमिली में बहुत ज़्यादा योगदान है। तबला बजाना उन्होंने भी सिखाया मेरे भाई को, और सीमा जी ने मेरे दोनों बेटियों को। मैं समझता हूँ अर्जुन हैज लॉस्ट आउट ऑन दीज जेम्स ऑफ दिस फैमिली। किस्से सुन के, राजपाल जी के, परेश के, रूमी के, अन्नू जी के इस किस्से सुन के अब तक जलन महसूस कर रहा हूँ कि मैं काश बहुत पहले से इनको जानता। मैं आज इनके मुकाबले में इतना कुछ बोल नहीं पाता हूँ, क्योंकि उस सफ़र से मैं नहीं गुजरा हूँ, बट कई सालों से मैं नज़दीक से इनको मिला हूँ, और जब भी मिला हूँ तो मुझे ऐसा लगता कोई अपना है, और दिल कभी भर जाता है इनको, इनकी बात सुन के। But she's someone I adore, someone I respect. Thank you. मैं आप सब महानुभावों का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और संभवतः आप भूल चुके होंगे कि मैं देर से आया था, परंतु देर से आने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इंटरनेट के गूगल ने मुझे बताया 3:48 पर कि 33 मिनट लगेंगे, और हिसाब किताब कुछ गड़बड़ हो गया। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने भी एक बार अपने दरबारियों को बुलाया और कहा कि फौरन अनारकली को जल्द से जल्द किसी भी तरह से तलब किया जाए। तो अकबर के दरबारियों ने कहा कि जहांपना, हम मुगल हैं, गूगल नहीं है। सो क्षमा प्रार्थी हूँ, यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग पहले से आके बैठे हैं। इस सभागार में उपस्थित हर व्यक्ति मेरे और मेरे परिवार के लिए अति विशिष्ट है, वीवीआईपी है। अगर मैं व्यक्तिगत रूप से नाम लेने जाऊंगा तो जिन सब लोगों को मैं जानता हूं, पहचानता हूं, जिनके साथ व्यवहार किया है, उनके नाम लेके जिनको जानता नहीं हूं, जिनको पहचानता नहीं हूं, मुझे लगेगा थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए भारतीय लोग बहुत जुगाड़ू होते हैं, इसलिए आदरणीय महानुभाव आप सबका वंदन करता हूं। सीमा कपूर, रंजीत कपूर, अन्नू कपूर और निखिल कपूर की एक बहन, और ग्रूशा कपूर, मीशा कपूर, ईशान कपूर, इंशा कपूर, वान्या कपूर, माहिर, कवन, आराधिता, आयाम और ईवान कपूर की परम आदरणीय बुआ जी के आत्मकथा के इस उत्सव में जब हम विमोचन करने जा रहे हैं, आप सबने उपस्थित होकर समस्त कपूर परिवार को अनुग्रहित किया है, इसके लिए मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभारी हूं। सीमा कपूर जिस परिस्थितियों से हंसते मुस्कुराते, जिन वेदनाओं से, संघर्षों से, यातनाओं से, त्रासदियों से गुजरी है, वो मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए
किसी वीरांगना से कम नहीं है। बहुत सारी चीजें इन्होंने निश्चित तौर पर अपनी आत्मकथा में लिखी होंगी, परंतु जमाना कहता है कि सुश्री सीमा कपूर के एक भाई की याददाश्त बहुत तगड़ी है। जमाना ये कहता है कि सीमा कपूर के एक भाई की स्मृति इतनी तगड़ी है, उसे पता नहीं किन किन नामों से बुलाता है, पुकारता है। तो हमें, हमारी परम आदरणीय बहन को भी पता नहीं होगा कि उसने कब हमारे बाबूजी और हमारी माताजी के लिए चंद लाइनें लिखी थी, जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। सीमा ने लिखा कि तुम अपने आंचल पर एक घनेरी छांव काढ़ लो, तुम अपने आंचल पर एक घनेरी छांव काढ़ लो, ताकि जब मैं मई और जून की चिलचिलाती दोपहरी में आकर बैठूं उसके नीचे, ताकि जब मैं मई और जून की चिलचिलाती दोपहरी में आकर बैठूं उसके नीचे, तो मुझे लगे थके हुए मुसाफिर का पड़ाव यहीं तक, बस यहीं तक। आदरणीय मित्रों, यहां आप जितने भी महानुभावों ने हमें अनुग्रहित किया है, हम सबके हृदयों में अपने माता और पिता के प्रति, अपने बड़ों के प्रति वही प्रेम, आदर, सत्कार और मान बना रहे, इसी की प्रार्थना है। मेरी बहन ने लिखा है, अब यूं गुजरी है अब तलक जिंदगी, यूं भी गुजर जाती ही जिंदगी, यूं भी गुजर ही जाती, क्यों तेरा राह गुजर याद आया। जिंदगी यूं भी गुजर ही जाती, क्यों तेरा राह गुजर याद आया, फिर मुझे दीदाए तर याद आया, दिल जिगर तश्नए फरियाद आया, और मैंने मजनू पे लड़कपन में असद, मैंने मजनू पे लड़कपन में असद संग उठाया था, सर याद आया। एक ही बहन है तो हंसती रहती है, खिलखिलाती रहती है। मैं जलता हूं इससे, ईर्ष्या करता हूं कि इतने दुख सहने के बावजूद वो सबकी सहायता, सबकी केयर करने के लिए चिंतित रहती है। हमारी बड़ी भाभी यहाँ बैठी हैं, हम उन्हें प्यार से तिशा दीदी कहते हैं, है मेरी सबसे बड़ी भाभी। और आज से लगभग 56 साल पहले मैंने ही अपने भाई से इनको मिलवाया था। हमारे बड़े भाई बोनी साहब भी थोड़े से ही बड़े हैं, बैठे हैं, और उनसे भी बड़े भाई यहाँ पर अपनी उपस्थिति से मुझे धन्य कर रहे हैं। माननीय श्री अनिल चौधरी साहब, जो उन लोगों में से हैं जिन्होंने, मेरी तो कोई हस्ती नहीं है, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है, सच बोलूं, न शक्ल है, न सूरत है, न कोई पर्सनालिटी है। अगले जन्म में अगर कोई है तो मैं यही कहूँगा, नो टैलेंट ओनली ब्यूटी।
लेकिन ऐसे व्यक्ति को जिसकी चाह है कि नो टैलेंट ओनली ब्यूटी को भी जब वो कॉमेडियन का रोल किया करता था, उस व्यक्ति को भी कबीर का रोल दे डाला। ऐसी गलती कर डाली इन्होंने। सामने श्री बोनी कपूर बैठे हैं, जिनकी वजह से मुझे मुंबई शहर में एक अपना सेपरेट एक कमरा मिल पाया। 5,000 रुपये का चेक दिया। आज भी वही प्यार है, कोई स्नेह है। मैं उतना सौभाग्यशाली तो नहीं हूं जितना मेरी बहन है। सबको लड़ने ही पड़े अपने अपने युद्ध, सबको लड़ने ही पड़े अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध। सो हमने सबने, आप सब, हम सब अपने अपने युद्ध लड़ रहे हैं, कोई कम नहीं है। ये जीवन ही संघर्ष है, जीवन संघर्ष है, फियर्स बैटल है। So you have to be emotionally, physically and mentally strong to fight this battle. Although nevertheless in the end you will lose this battle. आप जीत नहीं पाएंगे। इसलिए एक फिल्मी गाना मजरू सुल्तानपुरी का गाया वो बहुत सार्थक लगता है। बड़ी बड़ी जब बातें करते हैं कि राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुनिएगा, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख है एक छांव ढलती, आती है जाती है, सुख दुख तो अपना साथी है। ये दुखों का जो कच्चा छिट्टा है, वो मेरी बहन ने लिखा, यूं गुजरी है अब तक। कैसे लिखोगे मोहब्बत की किताब, आप करने लगे पल पल का हिसाब। कैसे लिखोगे मोहब्बत की किताब। गल नमस्कार करता हूं, मैंने अभी आपको देखा ईश्वर अंकल को। आपके साथ साथ मैं भी अभी उसी उम्र की पीढ़ी पे पहुंचने वाला हूं। आप अभी भी सही हो, मैं सही सलामत नहीं हूं। ईश्वर अंकल के लिए जोरदार ताली बजाइए। ये भवानी मंडी की वो हस्ती हैं जिन्होंने 100 रुपया देकर मुझे NSD पहुंचाया था। और दुनिया के किसी हॉस्टल के मेस में खाना बड़ा स्वादिष्ट नहीं बनता है, परंतु अंकल आते थे अपने साथियों के साथ और 50 रुपये मुझे दे के जाते थे और मुझे शंकर मार्केट के ग्लोरी ढाबा में पहुंचाते थे। तो बड़ा अच्छा लगता था। बहुत मैं हो सकता है उससे 1000 गुना ज़्यादा पैसे वापस लौटा सकता हूँ, लेकिन क्षमा प्रार्थी हूँ, वो समय वापस नहीं लौटा सकता। इसलिए आप हमेशा आपका कर्जदार रहूँगा। ईश्वर अंकल का कर्जदार रहूँगा, अनिल भाई साहब का कर्जदार रहूँगा, मोनी भाई साहब का कर्जदार रहूँगा। वो कर्ज कभी चुका नहीं सकता। मैं माफ़ करना, मैं कुछ चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों के अंदर आदमी सक्षम नहीं होता है। तो मेरी बहन ने ये जो अपनी संघर्षों का हंसते हंसते लेखा जोखा जो किया है, ये उसके जीवन का कच्चा छिट्टा है। जो बहुत सारी चीज़ें उसने भाइयों से भी नहीं बताई, जो शायद ग्रूशा से शेयर की होंगी, जूजू से शेयर की होंगी। विक्रम को आज मैं लगातार फ़ोन करता, हमारा जवाई है ये, कि बेटा ये क्या है, तब वहाँ पे पहुँच जाना, मैं थोड़ा सा लेट हूँ। नितिन भाई सामने बैठे हैं, आदरणीय नितिन भाई का सम्मान करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। डॉक्टर साहब बैठे हैं, हमारे डॉक्टर वोरा हैं, हमारे भाई डॉक्टर जी रत्नपार की जोरदार तालियों के साथ। ऐसे हैं, आप ताज्जुब करेंगे, हमारे जीवन के अंदर कुछ ऐसे लोग आए हैं कि जिन्होंने हमारे ऊपर उपकार नहीं किए। आप अगर मेरा नाम लेकर भी डॉक्टर वोरा और डॉक्टर रत्नपारखी के पास जाए, वन ऑफ द फाइनेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट ऑफ दिस कंट्री, वन ऑफ द फाइनेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट ऑफ दिस सिटी, अगर मेरा नाम लेके भी चले जाएंगे तो आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। अगर आपके पास अगर पैसे हो तो ईमानदारी के साथ पैसे दे लीजिए, कंजूसी मत कीजिए। मेरे पास बहुत कुछ तो नहीं है, मेरी बहन है, तो कहूंगा, कम कहूंगा तो भी मुश्किल है, और ज्यादा कहूंगा
तो भी मुश्किल है। भाई साहब रघुवीर भैया ने बहुत कुछ कह दिया। भैया बहुत आभारी हूं कि आप जिस मुकाम पे पहुंचे हैं, आपने अपने प्रोफेशनल करियर में आपने यश और कीर्ति पाने के बाद हमारे परिवार को याद रखा और प्रेम और अनुकंपा आपने बनाए रखी। हमारी बहन को अपनी बहन समझा। आज जफर भाई यहां नहीं है, उनको प्यार से मुन्ना कहते हैं। मुन्ना जफर भाई कहीं पूरे ट्रक के साथ कहीं थिएटर में जुटे होंगे, थिएटर करने के अंदर, और वो हैं जिनका दिल कब हथेली पे आ जाए इसका भरोसा नहीं है। लेकिन परंतु फिर भी मैं बहुत आभारी हूं रघुवीर भैया कि आपने ये मान सम्मान दिया। मेरी माताजी को, मेरे पिताजी को आपने याद किया, और मेरी बहन ने जाहिर है कि अपनी किताब में माँ और बाबूजी को वही सम्मान दिया होगा। और मैं ये कहता हूं कि आपकी हर संतान आपको उतना ही सम्मान दे, उतना ही मान दे, उतना ही आदर दे। आप इतने लकी हो जितना आदर मेरी बहन ने अपने माता और पिता को दिया। मैंने किताब पढ़ी नहीं है क्योंकि मुझे पढ़ना आता नहीं है, और ये तो फिर भी मुझसे ज्यादा एकेडमिक क्वालिफिकेशन है मेरे पास, तो वो भी नहीं है, और मुझे उसका अफसोस नहीं है। किसी पॉइंट के ऊपर अभी ये लोग जब कह रहे थे कि मेरे पिताजी जो थे उन्होंने एकेडमिक्स पे कभी बिलीव नहीं किया। इसकी एकेडमिक्स अच्छी है। मेरा भाई, छोटा भाई जो निखिल है, आज उस चक्कर में मैंने तुम्हारे बेटा निखिल, तुम्हारे चक्कर में मैंने निखिल अडवाणी को फोन लगा दी, कहती दीदी फोन किया कौन सी फिल्म बनानी है। मैंने कहा नहीं भैया, मेरे निखिल कपूर मेरे भाई का नाम है। मेरा जो सबसे छोटा भतीजा है आयाम कपूर, उसके बाद तो मेरा ही बेटा है ईवान, वो अभी जाने वाला है। आज उसको बुआ ने आदेश दिया है, इन सारे बच्चों को आदेश दिया है कि पढ़ना होगा। ना आयाम के लिए मुश्किल है, ना मीशा के लिए मुश्किल है, ना ग्रुशा के लिए मुश्किल है। मुश्किल मेरे ईवान के लिए होगा, क्योंकि मैंने एक अमेरिकन लड़की से शादी की है और उसको इतना अच्छा मातृभाषा, मतलब अपनी मातृभाषा का ज्ञान नहीं है, तो क्षमा कीजिएगा अगर कोई गलती हो जाए, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो चलता है। क्योंकि हमारे यहाँ जो अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं वो क्या कर लेते हैं वो देखा। सो मैं अंत में आप सबका बहुत आभारी हूँ, और अपनी बहन के लिए इतना ही कहना चाहता हूँ। रूमी, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, मशकूर हूँ आपका कि आपने अपनी बड़ी बहन के लिए जो किया है, ये नहीं कहूँगा बड़ी बहन समझ के किया, आपने बड़ी बहन के लिए जो किया है वो मैं तो नहीं कर पाया, आपने किया, और यही आपके बड़प्पन का और आपकी महानता का सबूत है। इस बात बहुत बात के लिए अपनी बहन के लिए प्रार्थना है कि बरसते रहो सावन सरी के खेत में, बरसते रहो सावन सरी के खेत में, महकते रहो चंदन सरी के देश में। बरसते रहो सावन सरी के खेत में, महकते रहो चंदन सरी के देश में। लोग तो मिट्टी से सोना ही निकालें और तुम मोती उगाओ रेत में। सर जरा इधर आइए, इस तरफ आइए, इधर आइए। काटे चलिए केक कटे। यूं घुस रही है अब तक तालियां, रुके तो ना कम से कम 90 सेकंड में कटे तालियां। एक बार और यूं घुस रही है अब तक। हैप्पी बर्थडे टू यू भी लेके तुम ऐसे ही मीठी मीठी गुजर जाएगी।
रघुवीर जी स्क्रीन में हाथ मत डालिए। चलो कुमार जी आ गए। कुमार जी आप खिलाइए। क्यों गुजरी आप तलक? मैडम आगे आइए, आगे आइए, मैडम आगे आइए, आगे। मैम कितनी इम्पोर्टेंट कहानी है जो लोगों के सामने आ रही है और क्या कहना चाहेंगे सीमा मैम के साथ किस तरह का बॉन्ड शेयर करते हैं? सबसे पहले तो सीमा दीदी को बहुत बहुत मुबारकबाद इस आत्मकथा के प्रकाशन के लिए। बहुत दिन से सोच रही थी और लिखना शुरू किया था, तो बहुत सारी बातें जो आप इसमें देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, वो सब उनकी अपनी आप बीती है। और बहुत सारी चीज़ें जो मैं जानती हूँ, जो मेरे साथ उन्होंने बहुत बार जब हम बैठते थे, तो अब भी जब हम बैठते हैं तो वो शेयर करती हैं अपनी यादें, और बड़ा हम लोग खूब हंसते हैं और खूब उन बातों को याद करके, इवन कि वहाँ तब के गाने जो हम लोग शेयर करते हैं, और मेरी चॉइस और उनकी चॉइस बहुत ही मिलती है, और उस चीज़ को हम लोग खुद गुनगुनाते हैं जब हम साथ होते हैं। तो ये एक आत्मकथा है, ये उनकी अपनी आप बीती है, जिसको उन्होंने लिखा है, जिसको अल्फाज दिए हैं, शब्द दिए हैं, और इसमें कोई झूठ नहीं है, क्योंकि किताबें लिखी जाती हैं उसमें बहुत कुछ कहानियाँ होती हैं। ये कहानी नहीं है, ये आत्मकथा है, ये आप बीती है। तो मुझे लगता है कि इसमें जो सच्चाई है वो पढ़ के, वो जान के आपको पता चलेगा कि सीमा कपूर क्या है, सीमा कपूर ने किस तरह की ज़िंदगी बिताई, कैसी ज़िंदगी बिता के अकेले लड़के कहाँ तक पहुँची हो। आज ये आत्मकथा जो उन्होंने अपनी लिखी है, इसके लिए मुझे तो सबको ही बहुत खुशी है, हमारे पूरे परिवार को सबको खुशी है, और दीदी को बहुत बहुत मुबारकबाद एक बार फिर। आप सब ज़रूर पढ़िए इसे और जानिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। क्या बोलना है मुझे? सीमा मैम सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, सबके सामने कहानी आने जा रही है। आपके सामने क्या क्या चैलेंजेस थे जब आप कहानी लिख रही थी, और खुद के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखनी थी, थोड़ा सा ये भी होता है कि कैसे बताऊँ मैं अपनी लाइफ के बारे में, आपके लिए क्या क्या चैलेंजेस आए उस पर? देखिए, चैलेंजेस लिखने में तो कुछ नहीं आए, क्योंकि जब मैं लिखती हूँ तो मैं अकेले में बैठ के लिखती हूँ। ज़िंदगी में जो चैलेंजेस आए हैं और ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव आए हैं, उनको मैंने लिखा है, और मैंने निर्भीक होकर बिना डरे, चाहे वो मुझे अपने बारे में लिखना हो, उसमें मुझे कितना ही क्या बोलना चाहिए, क्रिटिसिज्म झेलना पड़े, वो मैंने लिखा है। उसी तरह मैंने दूसरों के बारे में भी जो मेरा नज़रिया था वो लिखा है। उसमें भी चुनौतियाँ थी मुझे ये कहने की कि मैं क्या कहूँ दूसरों के बारे में और क्या नहीं कहना चाहिए। उनकी मर्यादा रखते हुए, ग्रेस रखते हुए, मैंने मेरे साथ जो भी घटनाएं हुए हैं ज़िंदगी में, जो चुनौतियाँ आई हैं, वो मैंने। मैम कई सारी चीज़ें आपकी लाइफ के बारे में पता है और कई सारी चीज़ें लोगों को नहीं भी पता है, तो ये बुक के थ्रू उनके तरफ पहुँचेगी जो आपके फैंस हैं जो। जी। सबसे पहले मैं जब ये बुक अपनी आत्मकथा लिख रही थी तो सबने मुझे कहा कि इसे एक फिक्शन की तरह लिखो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रहार हैं सोसाइटी पे हमारे साथ, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे चाइल्ड अब्यूज़ है, जैसे पुरी साहब और मेरा रिश्ता किन रास्तों से गुज़रा है, क्यों हुआ है,
तो ये सब चीज़ें मत लिखो, क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा। तो मैंने कहा नहीं, अगर मैं इसको फिक्शन बना दूंगी तो इसकी सत्यता जो है ना वो झूठी हो जाएगी। तो जब तक आप ये साहस नहीं लेते हैं, ये हिम्मत नहीं लेते हैं कि नहीं, मैंने अगर गलत कुछ हुआ है मेरे साथ, वो शर्म की बात नहीं है, मुझे उसको दुनिया के सामने आना चाहिए, क्योंकि जो और लोगों के साथ हो रहा है कम से कम उनको प्रेरणा मिले और उनको हिम्मत मिले कि ऐसा भी आप सच कह सकते हैं। मैम, बहुत सारी चीज़ें लोग जानना भी चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि बुक के थ्रू जो है कई सारे जो फिल्म मेकर्स है उसके भी अप्रोच आएंगे, इसको बड़े पर्दे पर उतारा जाए इस कहानी को, अगर इस बारे में कुछ शेयर करें तो क्या आप तैयार हैं इस कहानी को? वो बहुत बाद की बात है, मुझे नहीं लगता है कि पहले लोग पढ़ें तो सही, उसके बाद ये आगे की बात होगी। मैम, आज के दिन बात करें, काफ़ी बड़ा दिन है आज आपके लिए, पूरे परिवार के लिए, काफ़ी सारे लोग इमोशन आपको सब पता है आपको, कैसे नेक्स्ट पार्ट लिखने वाले हैं इसके अलावा भी? अब देखिए, यहाँ तक की तो कहानी मैंने लिख दी है, अब मुझे नहीं मालूम है मेरी ज़िंदगी और कितनी बाकी है। 65 साल की तो हो गई हूँ मैं, अब कितना मुझे 5 साल जीना है, 10 साल जीना है, और उनमें क्या क्या ज़िंदगी के चैलेंजेस आएंगे मुझे नहीं मालूम है। तो आगे की तो बात मैं नहीं बता सकती हूँ कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं ये चाहती हूँ जो हो गया है, गुजर गया है, उसी को आप लिख सकते हैं। भविष्य तो ईश्वर के अलावा और किसी को नहीं मालूम है। हाँ जी, सीमा मैम, इंडस्ट्री से इतने सारे लोग आए, अनु सर हमेशा से आपको सपोर्ट करते आए हैं, और आपके बायोग्राफी के दौरान इतने सारे लोग सपोर्ट करने आए, कितना लकी मानते हैं खुद को, और क्या कहना चाहेंगे मैम इस बारे में? मैं बहुत लकी हूँ कि मैं ऐसे माता पिता की संतान हूँ जो जीते जागते साधु संत थे, जो कला क्षेत्र में जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग के कला की सेवा की, और उनको ये भी नहीं मालूम था कि वो कला की सेवा कर रहे हैं, कोई नाम नहीं हुआ उनका, लेकिन वो पूरी ज़िंदगी कला की सेवा करते रहे। हमारी सुबह होती थी, सुबह के राग के साथ जो माँ चाय बनाते हुए गुनगुनाती थी, और शाम होती थी शाम के राग के साथ जब माँ पूजा करती होती थी। तो ये एक मैं अपने आप को आज साहस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ जो बात कर पा रही हूँ, उन्हीं की देन है। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे परिवार के सारे लोग अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। और सबसे बड़ी बात जो मैं खुशकिस्मत हूँ कि इतनी चुनौतियों के बावजूद कोई भी क्रिमिनल नहीं बना हमारे घर में। बहुत बड़ी बात है। भूख प्यास सब सह के भी हम में से कोई भी कभी किसी ने गलत काम नहीं किया है, और इसका मुझे बहुत गर्व और घमंड है, यूँ कहना चाहिए। अच्छे होने का भी एक घमंड होता है, वो मुझे है। और मेरे परिवार के सारे सदस्य, कोई दुखों में इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, इसका मुझे गर्व है और घमंड है इस बात का। अनु सर, आपसे जानना चाहूँगा, जब मैम ने आपको बताया कि मैं पहली बार अपनी बायोग्राफी, क्योंकि लोगों ने मीडिया में बहुत सारे न्यूज़ेस पढ़ी है, लेकिन जो सही कहानी है वो बुक के थ्रू आने वाली है, तो आपका क्या रिएक्शन था? क्या आपने कुछ बातचीत की मैम के साथ? नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं। देखिए, बहन के साथ क्या बात करनी है, उसकी ऑटोबायोग्राफी कैसी होगी और क्या होगी, इस सिलसिले में कोई बात नहीं है। हमारी बहन के लिए जो सपोर्ट है वो अनकंडीशनल है। उसमें उसकी बायोग्राफी, उसके स्टारडम का, उसके बड़े प्रोड्यूसर होने का, उसके बड़े डायरेक्टर होने का, उसके बड़ी कलाकार होने का कोई मतलब नहीं है। वो हमारी बहन है, और एक भाई को अपनी बहन के लिए जो करना है वो उसका धर्म होता है, समझे आप? वो हमें अनकंडीशनल है। तो ये नहीं भैया? हाँ जी भैया। रघुवीर सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने जो है कुछ कहानियाँ जो कि बहुत नॉस्टैल्जिक भी महसूस किया होगा आपने, अगर कुछ शेयर करें कि क्या कहना चाहेंगे सर इस बुक के बारे में? क्या शुभकामनाएं होंगी आपके? शुभकामनाएं तो है सारी, जो है तहे दिल से। मैं तो क्या कहूँ, मैं तो गुड्डो की सीमा बोल ही नहीं पाता, मैं आज तक नहीं बोल पाया मैं। और जब इसने बताया कि मैं आत्मकथा लिख रहा हूँ तो मैं घबरा गया एक्चुअली।
क्या क्या लिखेगी ये। और क्योंकि मैंने इसे हमेशा हंसते हुए देखा है, हम बड़ी मुफलिसी में जिए हैं हम लोग, और मुफलिसी के वाकई आज भी हम कभी बात करते हैं तो वो मुफलिसी के दिन सबसे खूबसूरत आज नज़र आते हैं हमें मिलते 2-2.5 रुपये ही थे, और ज़्यादा कहने को 2-2.5 होते थे, मिलते 8 आने और 4 आने ही थे, उसी में हम मिल बांट के हम लोग खा लेते थे, रहते थे और 24 घंटे हंसते रहते थे। हमें कभी जो तकलीफ़ों का मज़ा हमने उस वक्त लिया, और ये गुड्डो, ये बहन मेरी, ये तो हंसाने में इसकी तो मास्टरी है। हम भूखे बैठ के और एक दूसरे की शक्ल देख के हंसने लग जाते थे, तो हम खाना पीना सब भूल जाते थे। तो ये जो रहा है तो जाहिर है ये जो इसने लिखा है, यूँ गुजरी है अब तलक, वाह क्या गुजरी है। और इसने इतने खूबसूरत अल्फाजों में लिखा, मुझे तो बोलना भी नहीं आता, मेरे तो अल्फाज में तो बिल्कुल देहाती आदमी हूँ, लेकिन जो थोड़ा बहुत बोलना सीखा है यही सोहबत में, क्यों कहीं कोई गलतियाँ करते तलफ़ुज़ मेरा ख़राब होता तो यही ठीक करती रहती थी गुड्डो। एक तो इसका म्यूज़िक का भी ऐसा कि बेसुरा होता तो ये सुर में ले आने का सारा कुछ तो ये भरा पड़ा हुआ था, तो यही से बस सीखते रहे। और मैं तो जल्दी से जल्दी पढ़ना चाहूँगा। सिखा के लाई हूँ कि इतनी तारीफ करो मेरी। ये सब दिल से निकल रहा है आत्मा से। लेकिन एक बात बता दूं मैं कि जब ये हम वहाँ मिले तो हिंदी, मैंने इसकी हिंदी की क्लास ली थी। एक मम्मी ने कहा था, हाँ मम्मी ने कहा था कि हिंदी और गणित की क्लास ली थी हिंदी में। और अभी जब गणित में कमजोर थी, जो मिला था आपको उसकी चड्डी सिलवाई थी कि नहीं? वो चड्डी सिलवाई नहीं थी, फड़वाई थी। वो तो ऐसे कई दिनों तक वो हमेशा नजरों में कफन ही लाल लाल ही दिखाई देता रहता, सोते जागते, जब पता लगा कि ये कहाँ से उठा के लाए हैं। बाद में भूत डराने लगे थे। चलिए अनुसर आप क्या कहना चाहेंगे सीमा जी के बारे में, और क्या कैसे कितना वो है बुक के बारे में? बुक तो पढ़ेंगे तब बोलेंगे। हाँ, नहीं बुक पढ़ने एक भाई के लिए भाई के हृदय में अपनी बहन के लिए जो प्रेम होना चाहिए वो अनकंडीशनल होना चाहिए, सीधी सिंपल सी बात है। और मेरे जैसा व्यक्ति जो है, आपस में किसी चीज़ में मतभेद हो सकते हैं, मेरे किसी भाई से मतभेद हो सकते हैं, इससे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब बात आती है अपने भाई या बहन के लिए लड़ने की, समझे ना, तो वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि तू सही है कि तू गलत है, तूने अच्छा किया कि बुरा किया। सो जब ये मुझ जैसे व्यक्ति से पूछना कि आप उनकी बुक के बारे में क्या कहेंगे, मुझे बुक से कोई मतलब नहीं है, मुझे केवल मतलब हमेशा से मेरी बहन से रहा है। वो सुखी रहे, वो खुश रहे, आबाद रहे, मुंबई रहे या हैदराबाद रहे। बस धन्यवाद। कुमार सर आप ये कहना चाहते हैं? हाँ जी सर, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे इस बुक के बारे में? और क्या देखिए, कपूर फैमिली जैसा कि पूरा आपने आज का ये देखा होगा, हर एक लफ्ज़ अपने आप में एक सोना है, एक हीरा है। दीदी का जो पूरा जीवन रहा है वो कठिनाइयों से भी रहा है, लेकिन उन्होंने उस कठिनाइयों में भी आनंद उठाया, और जिस प्रकार से उन्होंने बुक लिखी, मैं तो ये मानता हूँ कि इतनी अच्छी फैमिली को जन्म देना, काका जी का और ये उनका पूरा परिवार ही ऐसा है, माँ से पिताजी से लेकर रघुवीर भैया तक को, अन्नू भैया इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, सीमा दीदी इतनी बड़ी आर्टिस्ट हैं, तो ये तो हमारे भारत के लिए, हमारे देश के धरोहर हैं ये सारा परिवार। तो हमें तो इस परिवार को बहुत बड़ा थैंक यू देना चाहिए कि ये परिवार, उन्होंने, शबनम माँ ने और पिताजी ने इनको जन्म दिया सारे बच्चों को, और ये सारे पावर हाउस हैं। आप देखो आज इतना टेम्परेचर डाउन था इस हॉल का, लेकिन फिर भी गर्मी लग रही है। उसका रीज़न ही है, सारे पावर हाउस एक साथ बैठे हुए, सारे पावर हाउस। रंजीत भाई के बच्चे हैं, अन्नू भाई के बच्चे हैं, सीमा दीदी हैं, सारा परिवार है। ये इतना टैलेंटेड परिवार है दोस्तों कि इनकी हिंदी, जैसा कि बोनी सर ने भी बताया आपको कि तबला किसने ठीक किया, सीमा दीदी ने। अन्नू सर की आप हिंदी देखिए, अन्नू सर की कोई भी भाषा देखिए, वो कहाँ से आई? अपनी माँ से, अपने पिताजी से। तो जो उनके माताजी और पिताजी ने धरोहर दी थी, आज तक इनको संजोए रखा है, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अब हम भारतवर्ष के नागरिक इनको संजो के रखें। थैंक यू सो मच।